Hi guys, welcome back. My name is C.S. Shantanu Mandari and welcome you all to the particular subject which is called as JIGL, that is Jurisprudence, Interpretation and General Law. CS Executive का ग्रुप 1 में सबसे पहला ये पेपर है, यानी पेपर नंबर 100 मार्क्स का ये पेपर है। और आज से इसी पार्ट से हम JIGL का जो फास्ट ट्रैक बैच है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसके बारे में बातचीत करें, थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा पहले मैं 2 मिनट अपने बारे में आपको बता दूं, बिकॉज फिर तो हमने पढ़ाई करनी है हर क्लास में और इस क्लास में भी होगी। सो ओनली 2 मिनट्स सो दैट यू नो कि जो आपको पढ़ा रहा है हु इज़ ही और आप सेफ हैंड्स में हैं, ये आपको समझ में आ जाए, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक चैप्टर नंबर 1 जो है सोर्स ऑफ लॉज के बारे में तो बात करेंगे, बट उससे पहले इफ़ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ, then my name is C.S. Shantanu Mandari. I qualified CS in the year 2012. 2012 में मैंने CS क्वालिफाई किया था। मेरी मेंबरशिप नंबर है 30,321। तो आज 2021 जब चल रहा है तो मेंबरशिप नंबर अराउंड चल रही है 65,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली। तो मेरी मेंबरशिप नंबर 30,321 है। 2012-2021 में बहुत फ़र्क है। एंड तभी से 2012 से आई हैव बीन टीचिंग CS एग्जीक्यूटिव, CS फाउंडेशन एंड CS फाइनल। CS फाइनल से तो ये याद आया कि अब जब आप ये फास्ट ट्रैक देख रहे हैं तो ये मैंने तब स्टार्ट किया जब मैं सारे के सारे CS प्रोफेशनल, CS फाइनल, जो भी आप कह दीजिए, जो आपके लिए नेक्स्ट स्टेज है CS एग्जीक्यूटिव के बाद, उसके अंदर 9 सब्जेक्ट्स हैं, 3 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 3 पेपर्स हैं। सो ऑल टुगेदर 9 सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे मैं पढ़ा चुका हूँ, एवरीथिंग डन। और वो कंप्लीट क्लासेस भी पढ़ा दी, फास्ट ट्रैक भी उन सारे सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं हमारे। अब आए एंड तान्या मैम थॉट कि भाई हमें CS एग्जीक्यूटिव में भी कुछ करना चाहिए। सो इसीलिए अब मैंने कंपनी लॉ CS एग्जीक्यूटिव में कंप्लीट करके अब फास्ट ट्रैक जो है JIGL के साथ आपके बातचीत शुरू करने जा रहा हूँ। सो जो भी मैं आपको यहाँ पे चीज़ें बताऊँ बहुत ध्यान से आपने सुननी है, बिकॉज मैं यहाँ पे फास्ट ट्रैक मोड पे ये क्लासेस चलाऊँगा। जैसे कि आप जानते भी हैं बैच का नाम ही फास्ट ट्रैक है ना। फास्ट ट्रैक से आपको उम्मीद ये रखनी है कि हर टॉपिक जो नोट्स में हमने यहाँ मेंशन किया है, जो वाइडेस्ट ICSM मॉड्यूल कवरेज के बेसिस पे हैं, सारे के सारे टॉपिक्स कवर होंगे, सबकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। बट ऑब्वियसली क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है तो आपने ये सोच के ही इसको लिया है कि आप जल्दी से इसको देख सकें, रिविजन हो जाए, तो इसको हमने फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज़ दोनों ही नाम दिए हैं। तो यहाँ पे बातचीत तो सारे टॉपिक के बारे में होगी, बट बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी मैं ऐसे आपको समझाऊंगा सारे टॉपिक्स कि आपको समझ में आए, आपका रिविजन हो जाए, आप कॉन्फिडेंट फील करें। और यहाँ पे पूरी क्लासेस के दौरान राइट फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हर चैप्टर जहाँ पे भी बात होगी मैं आपको एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको साथ साथ लिखते जाएं, क्योंकि अभी क्या है कि चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आने वाली हैं, पर जब आप रिवाइज़ करेंगे लेट्स से एग्ज़ाम से 1 हफ्ता पहले, 1 दिन पहले, व्हाटएवर, तो आपको याद भी रहना चाहिए। और याद तभी रहेगा जब आप साथ में थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहेंगे, थोड़ा एग्जाम्पल लिखते रहेंगे। किसी भी समय आपको ये फील हो कि सर थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे हैं और मुझे थोड़ा धीरे समझ में आएगा, तो आप जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये क्लास देख रहे हैं वहाँ पे यू हैव द ऑप्शन कि आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मोबाइल पे भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, लैपटॉप पे भी हमारी क्लासेस चल रही हैं, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब कहने के लिए तो अपने साथ मैंने CS का वर्ड भी लगाया, बट आई ऑल्सो वर्क एज अ सीनियर कंपनी सेक्रेटरी, सीनियर मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी इन वन ऑफ दी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी। तो मैं पढ़ा भी 2012 से रहा हूँ और 2012 से मैं नौकरी भी कर रहा हूँ। सो एज अ CS कॉर्पोरेट लाइफ में क्या क्या होता है वो भी बताऊँगा बीच बीच में जैसे समय मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन LLB, LLM, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, बट ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आइए फास्ट ट्रैक से अपनी बातचीत को शुरुआत करते हैं, क्योंकि जानने और पहचानने के लिए बहुत समय मिलेगा, बट अभी के लिए हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम टॉपिक के बारे में अच्छे तरीके से समझें, जिससे कि हम अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में पास कर सकें, ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर है, दैट इज़ कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ लॉ। पर इसको हम स्टार्ट करें और इसके बारे में बातचीत करें, आई थिंक हम पहले जो JIGL है, जूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज, जो नाम है इसका, नोमेनक्लेचर है। बेसिकली इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर बातचीत ये करी जाएगी। अभी ये चैप्टर 1 आप देख रहे हैं, बट थ्रू आउट अगर मैं आपको बताऊं कि सिलेबस में एक्चुअली आखिरकार है क्या, तो लॉ कहाँ से आया, लॉ क्यों आया, किसने बनाया, लॉ कितने तरीके का है,
फिर किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, इम्प्लीमेंटेशन जो नहीं करते हैं उनके साथ किस तरीके से कार्रवाई करी जाती है, हिंदी में कहते हैं कानूनी कार्रवाई करी जाती है। कोर्ट्स का यहाँ पे हिंदी में कहते हैं न्यायालय, सो इंग्लिश में कोर्ट्स, ऑनरेबल कोर्ट्स का क्या रोल है, बीट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, बहुत सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। आपने शायद सुना होगा क्राइम के बारे में, तो जब कोई क्राइम करता है तो एक अलग से कानून बना है, उसके लिए लॉ बना है, दैट इज़ कॉल्ड एज CRPC विच इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। वो किस तरीके से चलता है, अगर प्रॉपर्टी का कोई मामला है तो सिविल डिस्प्यूट है कि भाई आपस में झगड़ा हो गया भाई भाई के बीच में या रिलेटिव्स के बीच में या अदरवाइज भी प्रॉपर्टी को लेके, तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा। आई थिंक ऐसी तमाम बातें हैं जो हम यहाँ पे करने वाले हैं, बट वो एक एक करके करेंगे। सब कुछ एक ही दिन में अगर बोलूँगा तो शायद थोड़ा सा बर्डन लगेगा, तो आइए थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो आप ये क्लास देख रहे हैं पार्ट नंबर 1 और आने वाली जो क्लासेस देखेंगे वो सारी की सारी क्लासेस की ड्यूरेशन मैं कोशिश करूँगा कि वो ऑब्वियसली 45-50 मिनट्स के बीच में ही रहें, अनलेस ऐसा कोई टॉपिक चल रहा हो जिसको कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाना है, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि छोटी क्लासेस होती हैं तो स्टूडेंट जल्दी देख पाता है। और मैंने हर जगह यही किया है, मैं कभी 2 घंटे की क्लास एक साथ रिकॉर्ड नहीं करता, मेरे लिए वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 4 बार में भी करूँगा, 2 घंटे की क्लास एडिट कर दूंगा, आपको दे दूंगा। बट आप जैसे ही खोलेंगे देखेंगे 2 घंटे की क्लास लगेगा, अरे यार 2 घंटे देखना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स देख सकते हैं, बट अगर कम समय है तो एटलीस्ट एक पार्ट देख के सेटिस्फैक्शन तो होगा ना कि मैंने एक पार्ट देख लिया है। तो ये सब बेसिक बातें थी, अब दोबारा ये रिपीट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास समय की भी लिमिटेशन है यहाँ पे, बट ये चीज़ें बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूँगा। सो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ द फास्ट ट्रैक बैच ऑफ JIGL CS एग्जीक्यूटिव, दैट इज कॉल्ड एज सोर्सेज ऑफ लॉ। तो आइए अब इसके बारे में बातचीत करनी स्टार्ट करते हैं। आई थिंक नाम से भी कुछ समझ में आपको आ ही रहा होगा, सोर्सेज ऑफ लॉ, यानी लॉ आखिरकार आया कहाँ से। क्योंकि जो आप देखते हैं आज, चाहे किसी भी तरीके का लॉ आप अपने सामने देखते हैं, ये अपने आप तो बना नहीं होगा, भगवान की देन तो ये है नहीं कि भाई जब से लोग आए या ह्यूमंस एग्जिस्ट करने लगे तब से लॉ अपने आप यहाँ पे था, ऐसा तो कुछ नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि कंपनीज एक्ट बना है 2013 में, उससे पहले वो 1956 का था, उससे पहले 1918 का था। तो यानी अपने आप तो कोई चीज़ नहीं बन रही है। कुछ लोग हैं जो पार्लियामेंट में हैं, अगर इंडिया की बात करें, वो वहाँ से लॉ बनाते हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। कोर्ट मेक श्योर करते हैं कि लॉ का फुलफिलमेंट हो, और जो लॉज को फुलफिल नहीं करता है उसको कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, सज़ा दी जाती है, वार्निंग दी जाती है, एक्सेट्रा। तो यही सब इन चीज़ों के बारे में बात होगी। बट इससे पहले हम इनमें से कुछ भी कहें, यहाँ पे बताया गया है कि लॉ जो है वो हर इंसान ने अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करी है। आई एम श्योर आप ये बात तो अग्री करेंगे कि हम सब बहुत अलग सोचते हैं एक दूसरे से। एक चीज़ को अगर आप 100 रुपये फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ, एज इन छोटा एग्जांपल मैं पूरी क्लासेस के अंदर यूज़ करूँगा, कह सकता हूँ कि 1000 करोड़ रुपए दूँ, बट इतना समय क्यों लगाऊँ आपका, सिंपल सा एग्जाम्पल जिससे कि आपको समझ में आए। तो 100 रुपये अगर मैं आपके पास आज देता हूँ और 10 लोग को यही ऑप्शन दिया जाता है, सभी को 100 रुपीज़ दिए जाते हैं, डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि वो सारे 10 के 10 लोग जो है वो एक जैसा डिसीजन लेंगे? चांसेस बहुत कम है उसके, वो ले सकते हैं बट द चांसेस आर वेरी वेरी लेस। सब कोई अपने अपने हिसाब से करेंगे, राइट, जो उन्हें ठीक लगेगा वैसे ही करेंगे। ये बात मैंने इसलिए कही कि यहाँ पे लॉ के लिए भी ऐसा ही है। लॉ क्या है, व्हाट इज़ लॉ, इसको भी सबने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। टेक्निकली अगर आप बात करें तो लॉ और कुछ नहीं है, बेसिकली एक न्याय जिससे आपको मिले, जस्टिस मिले, वो लॉ है ना। आपने हिंदी में बहुत बार सुना है कि अंधा कानून होता है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ये सब आपने मूवीज़ में डायलॉग सुने होंगे। तो कुछ ऐसी बातें हम यहाँ पे करेंगे, बट सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे लॉ का, कि लॉ जो है वो अलग अलग लोगों ने क्या सोचा और उसके बारे में क्या कहा, क्या कमेंट्री बनाई लॉ के बारे में, तो वो यहाँ पे कहा गया। सबसे पहले आते हैं नेचुरल स्कूल वाले। तो मान लीजिए अगर 15 लोग हैं, 10 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो लोग डिवाइड हो गए। तो लेट्स से 50 लोग हैं तो 5 इधर चले गए, 10 उधर चले गए, 15 उधर चले गए, मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ, जो मेरे जैसा सोच रहा है मैं उसकी टीम में चला गया, वो मेरी टीम में आ गया। तो ऐसे लोगों का डिवीजन हो गया, समझ रहे हैं ना, क्योंकि जिससे मेरी सोच मिलती है, जैसे आपके दोस्त होते हैं, आप नॉर्मली लाइफ में देखिए दोस्ती उससे ज़्यादा बढ़ती है जिसकी सोच हमारी जैसी है। जो हम सोच रहे हैं अगर वो उसका एकदम अपोजिट सोचता है तो शायद उतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं हो पाती। तो आई थिंक यहाँ पे भी यही चीज़ हुई कि जो एक जैसा सोच रहे थे लॉ के बारे में वो एक तरफ हो गए, जो दूसरे तरीके से सोच रहे थे वो दूसरी टीम बना ली, जो तीसरे तरीके से सोच रहे थे उन्होंने तीसरी टीम बना ली, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो सबसे पहले जो टीम है या जो स्कूल है या जो
आइडियोलॉजी है, सोचने का तरीका है, वो है नेचुरल स्कूल के बारे में। तो नेचुरल स्कूल के जो लोग थे, नेचुरल स्कूल कोई स्कूल का नाम नहीं है, नेचुरल स्कूल मतलब एक थिंकिंग है। जैसे नेचुरल स्कूल है, ऐसे अलग अलग थिंकिंग हम यहाँ पे देखेंगे। तो कुछ का नाम दे, जैसे होता है ना टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी, ऐसे ही एक टीम का नाम दे दिया नेचुरल स्कूल। उन्होंने उनके हिसाब से जब पूछा गया कि आपके हिसाब से लॉ क्या है, तो उन्होंने कहा लॉ वो है जो इक्विटेबल हो, यानी बराबरी दे और सबके लिए अच्छा हो, वो लॉ है। उनमें से किसी एक ने कहा, उसी टीम में से किसी एक बंदे ने, कि लॉ वो है जो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर और कुछ नहीं है। तो किसी ने कहा लॉ वो है जो सही और गलत की समझ रखता है, जो सही और गलत के बारे में डायरेक्शन, गाइडलाइंस देता है, वो लॉ है। अब इन तीनों ही बातों को अगर आप देखेंगे तो आपको शायद ऐसे लगेगा कि इन तीनों में से कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है वो, क्योंकि उसमें से क्या गलत है? लॉ इक्वालिटी को प्रमोट करता है, लॉ डेफिनेटली सबसे ऊपर है। कहा जाता है ना कि लॉ के ऊपर कोई नहीं है, जो लॉ है वो सबके लिए एक जैसा है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। तो वही सेकंड पॉइंट में कहा। और थर्ड में कहा लॉ वो है जो आपको बताता है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो क्या गलत है? सही है बिल्कुल उनकी बात। तो कुछ इस तरीके के जो लोग थे वो नेचुरल स्कूल के अंदर फॉल कर गए। और इसी तरीके से फिर वहाँ पे एक और डेफिनेशन भी लिखी गई कि इससे जो तीनों बात कही गई हैं, अगर इसको एक क्रक्स में, एक समरी में, एक कॉम्बिनेशन में समझें, तो कहते हैं कि लॉ और कोई नहीं है, बेसिकली नेचुरल स्कूल के हिसाब से जस्टिस जो है वो मेन गाइडिंग है। मतलब नेचुरल स्कूल के जो लोग थे उनका ये मानना था कि जस्टिस अगर हमें मिलता है तो उस चीज़ को हम लॉ कहेंगे। डज नॉट रियली मैटर कि आप उसको कहाँ से ला रहे हैं, वो कौन बना रहा है। वो कहते हैं अगर वो न्याय दे सकता है, जो भी चीज़ लिखी है अगर वो न्याय दे सकती है, वो सच और गलत में या सही और गलत में डिफरेंशिएट कर सकती है, तो वो हमारे लिए कानून है। बिल्कुल सही। आप देखिए ना इसमें क्या गलत कहा, क्योंकि कोई भी आज कानून बनता है, लॉ बनता है, तो आई एम श्योर आप भी यही मानते हैं कि वो यही करेगा कि वो सच्चाई का साथ देगा। तो उन्होंने यही कहा कि जो जस्टिस दे, जो एक तरीके से इंसाफ दे, हिंदी में कहते हैं, वो लॉ है। तो उनकी सिंपल डेफिनेशन जो थी वो यही थी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो नेचुरल स्कूल वाले थे उनका ये कहना था कि जस्टिस जो चीज़ दे सके वो लॉ है। तो आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब क्या है कि अगर आप लिख लेंगे कि इधर इतनी जगह है, उधर ऊपर जगह है, जहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, आपको ठीक जहाँ पे भी लगता है आप लिख सकते हैं कि नेचुरल स्कूल बिलीव्ड दैट एनीथिंग दैट प्रोवाइड जस्टिस इज लॉ। दैट्स इट, खत्म। अब उसके बाद क्या है कि ये पूरा पैराग्राफ आपको रिवीजन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब आपका रिवीजन कर रहे होगे ना आप, जब एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो फिर आपको बस इतना ही समझना है कि नेचुरल स्कूल वाले जो थे उन्होंने ये कहा था कि कोई भी चीज़ जो जस्टिस दे सके वो लॉ है। ये पूरा पैराग्राफ सिर्फ इसी लाइन में कवर हो गया। समझ रहे हो मेरी बात? मैं पढ़ा तो सब कुछ रहा हूँ, बट साथ साथ आपको ट्रिक्स एंड ट्रिप्स भी समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने चीज़ों को समझना है, लिखना है, इंटरप्रेट करना है। ये सब बातें यहाँ पे कही गई हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब दूसरे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, सैलमेंट। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी शायद, आप अगर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपने इकोनॉमिक्स में सैलमेंट का, अल्फ्रेड मार्शल का बहुत नाम सुना होगा। और वहाँ पे भी डिफरेंट स्कूल्स होते थे। स्कूल्स का मतलब वो नहीं है जो आपके 10th और 9th वाले स्कूल्स थे। स्कूल्स का मतलब एक वही, जैसे मैंने बताया, एक थिंकिंग, एक आइडियोलॉजी, एक और अगर और बेसिक लैंग्वेज में कहना है तो कह दीजिए मानसिकता, जो हम सोचते हैं, दैट इज़ लाइक कॉल्ड एज स्कूल, साइकोलॉजी, है ना, उसको हम यहाँ पे स्कूल का नाम दे रहे हैं। तो सैलमेंट का ये कहना था लॉ के बारे में, द प्रोमिनेंट मॉडर्न नेचुरल थिंकर डिफाइन लॉ एज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका कीवर्ड है। ये सैलमेंट, प्रोमिनेंट, मॉडर्न, ये कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इस चीज़ के अंदर कुछ है तो वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। याद है नेचुरल स्कूल, ये भी सैलमेंट जो है वो नेचुरल स्कूल से ही बिलोंग करते हैं। अगर आप देखें तो ऊपर जो लोग आए उनके नाम ये थे, एक का नाम था अल्पाइन, एक का सिजारियो, एक का जस्टिन, और अब जो मैंने पढ़ा वो सैलमेंट है। तो उन्होंने यही कहा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें जस्टिस दिला सके, यही मैंने ऊपर समझाया नेचुरल स्कूल में। तो नेचुरल स्कूल का एक सैलमेंट भी एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने ये कहा कि कोई भी चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन यानी मदद कर सके हमें जस्टिस लेने में, न्याय मिलने में, सच्चाई का साथ दे सके, वो हमारे हिसाब से लॉ है। तो रादर देन हम एक तरीके से लॉ की कोई रटी रटाई डेफिनेशन बोलें, हम ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहे हैं। आपके हिसाब से लॉ क्या है? आप अगर कोई पूछे तो आप बहुत बड़ा भी आंसर इसके बारे में कर सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं जो लोगों को न्याय दे वो लॉ है, जो जस्टिस करे, जो इक्वालिटी हो, है ना, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ है उसका डायरेक्ट रिलेशन जस्टिस से है। जो कोर्ट के जजेस होते हैं ना, उनको भी बहुत बार जजेस कहा जाता है, तो बहुत बार जस्टिस कहा जाता है। जैसे किसी का नाम अजय है तो कहते हैं जस्टिस अजय, क्योंकि उनसे उम्मीद है कि वो जस्टिस देंगे।
तो यही सोच के नेचुरल स्कूल ने जस्टिस को एक इम्पॉर्टेंट प्रोमिनेंट जगह दी है। कहते हैं आगे, इन अदर वर्ड्स द लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट मे बी नोटेड दैट देयर आर टू मेन फैक्टर्स ऑफ द डेफिनेशन। फर्स्ट, दैट टू अंडरस्टैंड लॉ वन शुड नो इट्स पर्पस, and second, in order to ascertain the nature of law one should go to the court and not to the legislature. legislature क्या होता है? legislature होता है मतलब law making body। क्या होता है? law making body। इंडिया में law कहाँ से बनता है? मतलब ये तो ठीक है कि law की definition ये सब है, but law कौन बनाता है? कहाँ बनता है law? क्या कोई फैक्ट्री में बनता है या किसी कंपनी में बनता है? कहाँ बनता है law? तो law बनता है पार्लियामेंट में, है ना। तो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट है वहाँ पे MP MLAs ये सब आपने सुना होगा, जो इलेक्शन जीतते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो वो जाते हैं वहाँ पे, और फिर पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा सुना है आपने, तो अपर हाउस लोअर हाउस ऐसे भी कहा जाता है। तो फिर वहाँ पे कोई भी बिल प्रेजेंट होता है पहले, उसके बाद उस पर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन होने के बाद उसको वोट कराया जाता है, तो लोग अग्री करते हैं अगर, तो वो चीज़ को पास करके लॉ बना दिया जाता है। मतलब वो चीज़ पास करके प्रेसिडेंट के पास भेजी जाती है, और जिस दिन भी प्रेसिडेंट साइन करता है वो चीज़ लॉ बन जाती है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर लॉ के बारे में आपको जानना है तो सबसे पहले आप देखिए कि उसका पर्पस क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज़ कि भाई जो भी लॉ है वो हमेशा और हमेशा आपको ये देखना है पार्लियामेंट से जो चीज़ बनती है वो लॉ है। कोर्ट्स लॉ नहीं बनाते हैं, कोर्ट्स लॉ को बढ़ावा देते हैं, लॉ को चलाते हैं, लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं कि कोई भी चीज़ लाइन लिखी है उसका एक्चुअल लीगल मतलब क्या हो सकता है वो कोर्ट्स डिसाइड करता है। बट कोर्ट में कभी लॉ नहीं बनता, वो एक्सेप्शन मैटर्स है कि कोई भी चीज़ ऐसे सामने आ गई जिसके ऊपर कोई कानून नहीं है तो कोर्ट छोड़ थोड़े देगा किसी को, तो वो फिर जो नॉर्मल सज़ा हो सकती है वो देगा। बट जनरली अगर स्पीकिंग या नॉर्मली स्पीकिंग तो मैं ये कहूँगा कि हमेशा और हमेशा जो कानून है वो पार्लियामेंट में बनता है। तो ये था नेचुरल स्कूल, ठीक है, जहाँ पे जस्टिस को इंपॉर्टेंस दी गई। नेचुरल को जस्टिस से जोड़ लो, है ना। अब बात करते हैं एक और स्कूल के बारे में जिसका नाम है पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं ना, कई लोग जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, जो कि अच्छी बात है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय अ मैन पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू अ मैन पॉलिटिकली सब्जेक्ट। In other words, law is the command of sovereign. It obliges a certain course of conduct or impose a duty that is backed by sanction. Thus, command, duty, sanction are the three elements of law. तो positivistic definition की अगर बात करें तो उनका ये कहना था कि लॉ बेसिकली वो चीज़ है जो कि पॉलिटिकली सुपीरियर कोई बनाता है, और जिसके ऊपर बनाता है वो उसके लोअर होते हैं। मतलब एक होता है ना सीनियर, एक होता है जूनियर, या कह दीजिए सुपीरियर और इन्फीरियर। तो उनका ये कहना है कि जो पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन है वो ये कहते हैं कि जो लॉ है वो बनाता है कोई सीनियर अथॉरिटी, और जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है इस पूरे लॉ को वो सारे के सारे इन्फीरियर हैं, लोअर हैं, या यूँ कह दीजिए कहीं ना कहीं जूनियर्स हैं। जैसे कि अगर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, आप जानते हैं पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके ऊपर कोई नहीं है, तो ये क्या है, ये सीनियर हो गए। मतलब अगर हमें, अब ये इंसान तो नहीं है तो हम इन्हें सीनियर जूनियर टेक्निकली नहीं कह सकते, बट जो यहाँ पे लिखा गया अगर मैं वैसे समझाऊँ तो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हिंदी में कहते हैं संविधान जो है वो सबसे ऊपर है, और सारे हम सारे के सारे, चाहे हम कोई भी हैं, चाहे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, नॉर्मल इंसान है, कोई भी हैं, वो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है उससे सारे लॉ बनते हैं, उससे सारे लॉ चलते हैं। तो वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सीनियर बनाए और सभी जूनियर बाउंड हो उसको फॉलो करने के लिए, वो लॉ है। समझ में आया आपको? तो ये मोटी मोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अंदर जो भी वर्ड्स डिफ़िकल्ट हैं या कुछ भी ऐसा है, इस पर रटने का कुछ नहीं है। आप सोचें कि आप इसको रटेंगे तो कुछ बात बनेगी, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ समझते जाइए। मैं कितना सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ और समझाता रहूँगा, बस आपने ध्यान से सुननी है मेरी सारी बातें। जब भी मैं आपसे ये क्लास आप स्टार्ट करें, फ़ोन अपना और जो भी डिस्ट्रैक्शन है उसको एटलीस्ट उतने समय के लिए जब तक क्लास चल रही है उसको दूर रखें। पूरा ध्यान मेरे वर्ड्स पे होना चाहिए, ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी बताऊंगा, सब कुछ है। तो डिस्ट्रैक्शन होगा तो फिर कहीं ना कहीं चीज़ टूट जाएगी, लिंक टूट जाएगा। तो इतनी मेहनत मेरी करने का, आपकी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए पूरा ध्यान स्क्रीन पे, और कान जो है वो जो मैं कह रहा हूँ उस पर लगे रहने चाहिए कि क्या कह रहे हैं सर। आइए बढ़ते हैं आगे। तो Kelsen gave a pure theory of law. According to him, law is normative science. The legal norms are ought norms as distinct as the norm of physical and natural science. Law does not attempt to describe what actually occurs, but only prescribe certain rules. The science of the law, to Kelsen, is the knowledge of hierarchy of normative relation. All norms derive from the power from the ultimate norm called as Grund norm.
तो यहाँ पे एक टेक्निकल सी बात जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ लिखी गई है, बट उन्होंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश करी है जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं कि सारे के सारे जो लॉ हैं वो अपनी पावर जो है, आखिरी लाइन जो लिखी है कि ऑल नॉर्म्स डिराइव देयर पावर फ्रॉम अल्टीमेट नॉर्म, मतलब जितने भी लॉ हैं, जितने भी कानून हैं, जितने भी चीज़ें हैं, लीगल जो चीज़ें हैं, उनको सब में जितने भी लॉज कानून हैं उनको सभी को एक ही जगह से पावर मिलती है, और उसका नाम जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा यहाँ पे जितने भी लॉज एप्लीकेबल है, रूल्स एप्लीकेबल हैं, उनको सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को एक ही जगह से पावर जहाँ से मिल रही है उसी चीज़ को आप लॉ का नाम देंगे, जिसको मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन समझाया। क्योंकि सुनिए क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें, क्योंकि इंडियन लॉ से हमारा ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शन है, तो इंडियन लॉज के तौर पे बात करें तो कोई भी लॉ, कोई भी कानून किसी भी स्टेट में या ऑल ओवर इंडिया अगर ऐसा है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगेंस्ट जाता है तो वो लॉ जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन एकदम टॉप पे है। सारे लॉ, भले वो कोई लॉ हो, चाहे कंपनीज एक्ट हो या आप पढ़ेंगे बहुत सारी और चीज़ें, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो सारे लॉ हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उनमें से कुछ नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसीलिए उसको सुप्रीम कहा गया है, सबसे ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्राइमरी। तो हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिविस्टिक में ये बताया जा रहा है कि सारे के सारे लॉ एक कॉमन सोर्स से अपनी पावर ड्राइव करते हैं, जो कि एग्जाम्पल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। हिस्ट्री डेफिनेशन ऑफ लॉ, अब नाम देखिए, हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक मतलब वो चीज़ जो पुरानी है। तो कहते हैं लॉ, अगर हिस्टोरिक के तौर पे बात करें तो कहते हैं ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी बनाया नहीं जाता। अब इनकी सोच देखिए बहुत अलग है। हिस्ट्री क्या है? आप सुनते हैं कि अंग्रेज़ भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने राज किया इंडिया पे। आपने देखा है ये चीज़? मैंने देखी है क्या ये चीज़? नहीं, पर हमने पढ़ा है, हमने सुना है इसके बारे में। हमने लाइव नहीं देखा कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने देखा होगा शायद, बट हमने नहीं देखा। तो फॉर अस इट इज़ अ हिस्ट्री, और वैसे भी वो चीज़ बीत चुकी है, राइट? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हिस्टोरिकल स्कूल के हिसाब से देखा जाए तो वो ये कहते हैं लॉ बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लॉ तो ऑलरेडी बनाया होता है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो कि आई थिंक आउटडेटेड डेफिनेशन है, क्योंकि लॉ आपको नीड एंड सिचुएशन के हिसाब से बनाना पड़ता है, बदलना पड़ता है, जिसको आप अमेंडमेंट्स कहते हैं। अमेंडमेंट्स आते हैं ना लॉ के अंदर, चेंजेस आते रहते हैं। तो यही कहा गया है कि लॉ जो है हिस्टोरिकल डेफिनेशन के हिसाब से कि लॉ बनाया होता है, आपको कुछ करना नहीं होता। फिर कहते हैं लॉ इज़ नॉट यूनिवर्सल इन नेचर, ये समय और नीड के हिसाब से बदलता है। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं कि कस्टम नॉट ओनली प्रीसीड लेजिस्लेशन बट इट इज़ सुपीरियर टू इट। तो कस्टम आपको आई एम श्योर पता होगा। कस्टम मतलब होता है वो चीज़ें या वो बातें जो चलती चली आ रही हैं। जैसे एक कस्टम मैं आपको बताता हूँ। अब क्या ऑल ओवर इंडिया ये बच्चे क्लास देख रहे हैं, तो हर जगह, मतलब हर लोकेलिटी में, हर रीजन में, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, अलग अलग तरीके की बातें मानी जाती हैं। नॉर्दर्न इंडिया की अगर आप बात करें, हो सकता है और जगह पे भी हो, तो कहते हैं जो कैट है, बिल्ली है, अगर रास्ता काट जाती है तो माना जाता है कि भाई अच्छा नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं, ठीक है? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बस बोलते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाती है तो मतलब उस रास्ते से हमें जाना नहीं चाहिए, या जो काम हम करने जा रहे हैं वो शायद सही नहीं होगा। या अगर कोई जा रहा है और एकदम से छींक आ जाए, मतलब स्नीज हो जाए, तो मतलब ये है कि शायद ये दैट इज़ नॉट अ गुड साइन। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, बट ये क्या है, ये सारे के सारे कस्टम है। ये ऐसी बातें हैं जो लोग पता नहीं क्यों मानते हैं। शायद जैसे घर में बच्चों को चीज़ दिखाई गई है और ये कहा गया है कि ये है, तो बच्चों ने कभी सवाल नहीं किया, और सवाल किया तो शायद उन्हें पेरेंट्स से जवाब नहीं मिला, तो वही चीज़ वो मानते चले गए। देयर इज़ नो लॉजिक बिहाइंड इट। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब जब मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ, देने वाले बहुत सारे लॉजिक दे सकते हैं, बट देयर इज़ नो साइंटिफिक लॉजिक व्हाई यू शुड डू दैट। अब भाई बिल्ली है, कैट है, रास्ते में, सड़क पे ही तो चलेगी, मतलब रास्ते पे ही तो चलेगी, हवा पे तो चलेगी नहीं। अब जब वो चलेगी तो किसी ना किसी रास्ते से तो जाएगी जाएगी। इसकी ये इंटरप्रिटेशन भी हो सकती है। तो आई थिंक कस्टम बेसिकली वो चीज़ है जो कि पुरानी बातें हैं, चलती चली आ रही हैं। तो कुछ कस्टम तो ठीक हैं, पर कुछ कस्टम ऐसे हैं जो बस डर की वजह से बनाए गए हैं, और डर से लॉ नहीं चलता। लॉ चलता है प्रैक्टिकल बातों से, वो यहाँ पे कहा गया है। उसके बाद कहा गया लॉ हैज़ इट्स सोर्स इन द कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। लेजिस्लेटिव इज द लास्ट स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग, एंड देयरफॉर लॉयर और द जूरिस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट दैन लेजिस्लेटिव। तो जो हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ है, इससे हमें पढ़ने में यही समझ में आता है कि लॉ जो है वो बनाया नहीं जाता। ध्यान रखिए, बनाया नहीं जाता, लॉ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे आप यहाँ पे देखें, लॉ इज फाउंड नॉट मेड। बनाया नहीं जाता, ऑलरेडी है, बस उसको इम्प्लीमेंट करना है। ये हिस्टोरिकल डेफिनेशन का मानना है।
मैं देखिए, ये हम नहीं कह सकते कि भाई जो ये कह रहे हैं ये गलत है या सही है, बट हम प्रैक्टिकली डिस्कस कर सकते हैं हर बात को। तो हिस्टोरिकल का मतलब वही पुरानी बातें, और देखिए पुरानी बातें, कस्टम को यूज़ किया गया। कस्टम का रिलेशन हिस्ट्री से है, क्योंकि जो चीज़ आज चल रही है वो कस्टम नहीं है। जो कस्टम वो होता है जो बहुत पुरानी बातें चलती चली जा रही हैं, चलती चली जाती है, हिंदी में कहते हैं रीति रिवाज, है कि नहीं। तो उसको लेके यहाँ पे बातचीत जो है वो कही गई है। तो इससे हमें ये समझना है हिस्टोरिकल डेफिनेशन मतलब लॉ जो है वो बेसिकली बना होता है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम नेचुरल बात कर चुके हैं, पॉजिटिविस्टिक बात कर चुके हैं, हिस्टोरिकल स्कूल पे बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन। सोशियोलॉजिकल मीन्स रिलेटेड टू दी सोसाइटी। तो उसको लेके लॉ के बारे में कहा गया है कि ये एक सोशल इंजीनियरिंग है इन विच कॉन्फ्लिक्टिंग पोल्स ऑफ पॉलिटिकल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एथिकल वैल्यू कॉन्स्टेंटली स्ट्रगल फ्रॉम द रिकॉग्नाइजेशन अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड लीगल टेक्निक. Rose Pound thinks law as a social institution to satisfy social wants, the claim and demands and expectations. तो बेसिकली जब हम बात करते हैं सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, तो हम उसके अंदर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जब लॉ की इंटरप्रिटेशन दे ही रहे हैं, तो बेसिकली अगर बात करें सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ के हिसाब से, जो इसका बेसिक मतलब निकलता है वो ये है कि लॉ बेसिकली एक ऐसी कोई चीज़ है जिससे कि सोसाइटी की जो डिमांड्स है, जो एक्सपेक्टेशंस है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। बिकॉज क्या है, देखो, अगर लॉ नहीं बनाओगे तो लोग जो हैं वो अननेसेसरी चीज़ें डिमांड करेंगे, ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उसको कंट्रोल करना होगा। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या, चोरियाँ बढ़ेंगी, ऑब्वियसली क्राइम बढ़ेगा। तो आई थिंक उन चीज़ों को जो रेगुलेट करता है उसको आपने कह दिया वो सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन है। सोशियोलॉजिकल या सोशलिस्टिक, यानी सोसाइटी को कंट्रोल जब करना होता है, उनकी एक्सपेक्टेशन, उनकी नीड्स, उनकी वांट्स को, तो सोशियोलॉजिकल कहा जाता है। रियलिस्टिक की अगर बात करें, आई थिंक रियलिस्टिक जो है वो जैसा नाम से समझ में आ रहा है कुछ रियलिटी से ज़्यादा क्लोज होगा। तो आइए देखते हैं। कहते हैं लॉ इज़ नथिंग बट a mechanism for regulating the human conduct in the society so that harmonious cooperation of the members increase and thereby avoid the ruin by conducting the divergent conflicting interest of the individual society, which would in turn enhance potentiality and viability of the society as a whole. तो रियलिस्टिक डेफिनेशन को समझाते हुए, क्योंकि रियलिस्टिक है तो शायद नाम से भी आपको भी समझ में आ रहा है कि ज़्यादा रियलिटी के पास है, करीब है, क्लोज है रियलिटी के। तो कहते हैं रियलिस्टिक डेफिनेशन और कुछ नहीं है, बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे कि कहीं ना कहीं जो ह्यूमंस हैं, जो लोग हैं, उनको सिखाया जाता है कि कैसे वो प्रॉपरली बिहेव करें। जैसे देखो क्या होता है, जब स्कूल आप जाते थे तो क्लास में एक मॉनिटर होता था। तो जो क्लास मॉनिटर होता था वो क्या करता था, पहले बोलता था भाई चुप रहो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। नहीं होता था तो क्या करता था, बोर्ड पे नाम लिख देता था उन बच्चों के। हर जगह अलग अलग होता होगा, बट बोर्ड पे नाम लिख देता था जो इनडिसिप्लिन है। तो मैम या सर आते थे, फिर उन बच्चों को पनिशमेंट देते थे। ये होता था कि नहीं होता था? तो पहले वो समझाता था कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जब नहीं मानते थे तो जो उसके लेवल की चीज़ हो सकती थी वही है। और अल्टीमेटली इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब क्या था, डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो वो यही कहते हैं कि लॉ बेसिकली ऐसी कोई चीज़ है जो कि डिसिप्लिन सिखाए लोगों को कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बात यहाँ पे कही गई है। फिर लॉ के बारे में और बात करते हुए कहते हैं कि जो लॉ की डेफिनेशन है उसके अंदर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि क्या, द स्टेट मेक्स और ऑथराइज टू मेक, रिकॉग्नाइज और सैंक्शन रूल्स विच आर कॉल्ड एज लॉ। फॉर द रूल्स टू बी इफेक्टिव देयर मस्ट बी अ सैंक्शन बिहाइंड इट। तो कोई भी चीज़ देखो ऐसे लॉ नहीं बन जाती, उसके साथ गवर्नमेंट का, फिलहाल अगर रियलिटी की बात करें तो गवर्नमेंट का अप्रूवल होना चाहिए। मतलब आप ये कहें कि ठीक है, मैं हम में से कोई भी कहे कि चलो आज से ये कानून है, तो हमारे घर के लिए तो हो सकता है। आप एक लॉ बनाएं कि ठीक है, सब जो है रात को 9 बजे सो जाएंगे या सब सुबह 5 बजे उठेंगे। तो क्या अपने घर पे तो शायद आप ये चला लें, वो भी मुश्किल है, क्योंकि सब घर पे भी अलग अलग, भाई सबका हिसाब अलग रहता है। बट देश में तो आप ये एप्लीकेबल नहीं कर सकते ना। तो देश में कैसे एप्लीकेबल होगा, जब इसके साथ कोई भी जो चीज़ लॉ बनती है उसके साथ अप्रूवल जुड़ा होगा। और अप्रूवल कैसे, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तब जाके वो कहीं लॉ बनता है। तो कहते हैं कि लॉ कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके साथ अप्रूवल, या जिसको अदर वर्ड्स में कहते हैं सैंक्शन, वो होना चाहिए। लॉ जब भी बनाया जा रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सोशली चीज़ों को और बेटर बनाना। कभी भी लॉ इसलिए नहीं बनाया जाएगा कि चीज़ों को डिस्टर्ब किया जाए। हमेशा जो उनकी सिचुएशन है उनको और बेहतर बनाया जाए, उसके लिए लॉ बनाया जाता है कि नहीं। जैसे ट्रैफिक में देखो, अब अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिससे आप समझ सकें। मैंने कहा था ना मैं एग्जाम्पल्स बहुत देने वाला हूँ, तो जिससे आपको समझ में आ जाए एक ही बारी में सब बातें, और रटने की जरूरत ना पड़े कि भाई पढ़ते जा रहे पढ़ते नहीं, समझें। और एक बार समझ लेंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं, ऐसे समझाऊंगा। तो जैसे ट्रैफिक है,
अभी लॉ बनाया है कि आप 60 के ऊपर नहीं ड्राइव कर सकते, फॉर एग्जांपल, हर जगह का अलग हिसाब है, तो 60 के ऊपर नहीं ड्राइव कर सकते, आपने हेलमेट पहनना है। ये किस लिए बनाया है? लोगों को डिसिप्लिन में लाने के लिए, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होगा ओवर स्पीडिंग की वजह से, हेलमेट नहीं पहना है, तो नुकसान किसका है? गवर्नमेंट का तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं है, उनके लिए तो भाई नॉर्मल बात है, ये सब होता ही है। बट जिस फैमिली से बिलोंग वो इंडिविजुअल करता है, जो चला रहा है बाइक या स्कूटी या कुछ भी ऐसा, उसका तो नुकसान होगा ना उस फैमिली का। तो आई थिंक और वो लाइफ का भी नुकसान हो सकता है अनफॉर्चुनेटली, और आप जानते हैं कि काफ़ी और दिक्कतें भी आ सकती हैं। तो कहीं कोई भी ऐसी चीज़, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो सोसाइटी को और बेहतर बनाना हो, रेगुलेट करना हो, और लोगों को सिखाना हो कि क्या उनके लिए सही है, भले वो चीज़ मुश्किल है करनी, बट उनके लिए वो बेस्ट रहेगी, उस चीज़ को लॉ कहते हैं। कुछ इसी तरीके के लॉ हैं जिनको आप कहते हैं कि मैंडेटरी हैं, कुछ प्रोहिबिटिव हैं, तो कोई परमिसिव है। ये तीन अलग अलग बातें हैं। मैंडेटरी मतलब वो करना है, प्रोहिबिटिव मतलब वो नहीं करना है, परमिसिव मतलब अगर आपके पास परमिशन है तो आप कर सकते हैं, नहीं परमिशन है तो आप नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या है कि जैसे मैंडेटरी लॉ क्या है कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ मैंडेटरी है, मतलब ये कि आपको इस चीज़ का अबाइड करना है, जैसे कि टैक्सेस है, इनकम टैक्स, जीएसटी एक्सेट्रा, सो दिस इज मैंडेटरी, अगर आपका बनता है टैक्स तो आपको देना ही देना है। प्रोहिबिटिव क्या है कि जैसे वेपन्स, गन वगैरह है या कोई भी ऐसी चीज़ है, अगर आपको कह दिया कि जैसे आप लेट्स से कोई मूवी में जा रहे हैं लेके, जैसे कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो आप गन्स वगैरह लेके नहीं जा सकते वहाँ पे। मूवी हॉल में गन का क्या काम है, मॉल में गन का क्या काम है? सो दैट इज प्रोहिबिटिव, नहीं कर सकते। बट ऑन दी अदर हैंड रिस्ट्रिक्टिव ये चीज़ है कि अगर आपके पास परमिशन है, अगर आपके पास परमिशन है तो आप वो काम कर सकते हैं। यानी मैंडेटरी वो चीज़ है जो सबको करनी है, डज नॉट रियली मैटर कि आप कौन है। एग्जाम्पल मैं तीनों के दे चुका हूँ, तो आपको वो करनी है। प्रोहिबिटिव मतलब वो आपको नहीं करनी है, जैसे कि मैंने कहा मूवी देखने जा रहे हैं तो वहाँ पे गन क्यों लेके जाएंगे, मतलब उसका क्या लॉजिक है? वी शुड नॉट टेक एनी वेपन, सो दैट इज प्रोहिबिटिव। परमिसिव जो है, परमिसिव वो है कि अगर आपके पास परमिशन है तो आप वो काम कर सकते हैं। जैसे कि दवाई की दुकान है, ठीक है, अब आप कोई भी जनरल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं, बट अगर आपको मेडिकल शॉप खोलनी है, केमिस्ट की शॉप खोलनी है, तो आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर लाइसेंस है तो यानी आपके पास परमिशन है, फिर वो आप काम कर सकते हैं, दवाई की दुकान खोल सकते हैं। बट इफ़ यू डोंट हैव द परमिशन देन यू कैन नॉट ओपन द शॉप, यू कैन नॉट ओपन अ केमिस्ट शॉप। तो ये तीन पार्ट से इसको हमने डिफाइन किया है कि मैंडेटरी है, प्रोहिबिटिव एंड परमिसिव है, यही लिखा गया है। फिर कहते हैं लॉ आर टू बी मेड इफेक्टिव बाय रिक्वायरिंग डैमेजेस टू बी पेड। तो लॉ को अगर आपको देखो, लॉ बना के हम किताबों में रखेंगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, आपने इतनी सारी बातें अभी तक हमने करी कि जस्टिस नहीं है, और पॉजिटिव रहने की बात हमने करी, रियलिटी की बात करी, डिसिप्लिन की बात करी, तो वो सब तब होगा ना जब लॉ इम्प्लीमेंट होगा। अगर लॉ बना के हम किताबों में रखते जा रहे हैं और कोई भी कुछ गलत कर रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा भाई? तो कहते हैं कि लॉ जो है वो इफेक्टिव तभी होगा जब कहीं ना कहीं अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको, जिसने गलत किया उसको सज़ा मिले, जिसके साथ गलत हुआ है उसे कंपनसेशन मिले, है ना, उसको जस्टिस मिले, न्याय मिले। साथ साथ अगर किसी ने जो काम करना है वो नहीं किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई भी डिसओबीडियंट है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं जस्टिफाई करेंगी, ये सबूत देंगी कि लॉ एग्जिस्ट करता है। अगर सोसाइटी में क्राइम बढ़ता जा रहा है तो आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना कि यहाँ तो लॉ बस ऐसे ही नाम के लिए है, यहाँ पे कोई काम नहीं होता लॉ से, ये सिर्फ देखने के लिए बनाया गया है। यही वर्ड्स होंगे ना, शायद आपके मिलते जुलते वर्ड्स होंगे। तो यही चीज़ मैं भी कह रहा हूँ कि लॉ बनाने से अकेले कुछ नहीं, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना है, जिससे कि कहीं ना कहीं सुधार आए, चेंज आए। लॉ इज जनरली नोन टू ब्रिंग अ चेंज। लॉ किस लिए इम्प्लीमेंट किया? इतनी सारी बातें हमने करी कि एक ओबीडियंस लाने के लिए, एक डिसिप्लिन लाने के लिए। और अगर वही नहीं है तो फिर लॉ कितने मर्जी बनाते जाइए, क्या लॉजिक रह जाएगा उस बात का? आप ही बताइए। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ के बारे में अगर बात करें तो कहते हैं लॉ इज नॉट स्टैटिक। बिल्कुल सही बात है, लॉ इज नॉट स्टैटिक मतलब सेम नहीं है। सिचुएशन, नीड, सर्कमस्टांसेस, कंट्री, सबके हिसाब से लॉ बदलेगा। और शायद इसीलिए मैंने कुछ देर पहले एक वर्ड इस्तेमाल किया, कहा अमेंडमेंट्स। लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स आते रहे हैं, आते रहेंगे, आने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से। देखो, जो पहले क्राइम का रेट था, जो क्राइम होता था पहले, जो होता था 10 साल पहले, और जो आज हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा क्राइम बढ़ गया आज, है ना। जो आने वाले 10 साल में होगा वो इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा क्राइम। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि अब आप देखिए, पहले ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो ऑलमोस्ट ना के बराबर थी। जैसे कि अगर पहले 5 साल चले जाइए, जब से आप ये क्लास देख रहे हैं, तो 5-7 साल पहले इंटरनेट इतना नहीं यूज़ होता था जितना अब यूज़ होने लगा इंटरनेट, राइट। तो
जब इंटरनेट यूज़ हुआ तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं, और आप जानते हैं हैकिंग और कितने सारे ऐसे इंसिडेंट सामने आते हैं। हमने सुने होंगे कि एक अकाउंट से पैसे निकाल दिए, ट्रांसफ़र कर दिए, ओटीपी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि नहीं होती। तो ये पहले तो नहीं होता था, तो पहले उसके ऊपर लॉ भी नहीं था। अब जब ऐसे इंसिडेंट होने लगे तो लॉ बनाया गया इसके ऊपर, फिर कुछ और होगा तो उसके हिसाब से चीज़ें चेंज करी जाएंगी। तो सिचुएशन और नीड के हिसाब से जो बदले वही लॉ है। कोई भी एक चीज़ बन गई, उसी को आप चलाते रहेंगे, उसका कोई काम नहीं है, वो आउटडेटेड है। अब आप देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में एक गाड़ी एक समय आती थी मारुति 800, आज भी बहुत सारे लोगों के पास वो है, और जो कि अच्छी बात है, पर आज मिलती नहीं है, बंद हो गई। चलिए अपने ज़माने में बहुत, बट आज इतनी सारी वैरायटी आ गई अलग अलग गाड़ियों की, उसी रेंज की, उसी बजट के आसपास, कि अब मारुति को कोई पूछता नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि वो ख़राब गाड़ी है, जितनी वो चली उतनी शायद कोई और नहीं चली, बट वही है, नीड, समय की बात है। अब समय बदल चुका है, वो समय नहीं रहा शायद। पहले स्कूटर्स आते थे जो गियर वाले होते थे, आज देखिए आपको सड़कों पे स्कूटर से ज़्यादा स्कूटी दिखेगी, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो। रूल बदलता है, सिचुएशन बदलती है, सर्कमस्टांसेस बदलते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है कि नीड, सिचुएशन, क्राइम और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं डिमांड को देखते हुए लॉ बनाया जाता है, उसको चेंज किया जाता है, और समय के हिसाब से वो होना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लॉ को आप चेंज नहीं करेंगे तो आप कभी भी जस्टिस नहीं दे पाएंगे। So कहते हैं circumstances and conditions in society change, law are also changed to fit the requirement of the society. At any given point of time, the prevailing law of the society must be in conformity with the general standard. तो समय और सिचुएशन के हिसाब से लॉ होना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। The expression, next topic है expression, source of law has been used to convey different meaning. सोर्स ऑफ लॉ मतलब लॉ आया कहाँ से भाई? अभी तो अब सब लोगों ने बता दिया, किसी ने कहा कि लॉ बनाया जाता है, किसी ने कहा ऑलरेडी लॉ अवेलेबल होता है, तो उस पर हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच हमने डिस्कस कर ली कि कोई क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है। अब हम चैप्टर पे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम बात वो कर रहे हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, जो हम पहले पढ़ के आए हैं कि भाई नेचुरल स्कूल में ये कहा, रियलिस्टिक में ये कहा, हिस्टोरिकल में ये कहा। वो सब एक समय की बातें थी, एक ज़माने की बातें थी, जो उस समय हमने कर ली, और वो बातें वहीं की वहीं ख़त्म हो गई। जो अब पढ़ रहे हैं आप, दैट इज़ द कॉल्ड एज सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। जो आपने ऊपर पढ़ा था वो इंडियन लॉ के सोर्स नहीं थे, वो तो अलग अलग लोग अलग अलग कंट्रीज़ के थे जो बात कह रहे थे। पर अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो इंडिया का कानून है वो कैसे बना, कैसे सबसे पहले उसकी स्टार्टिंग हुई, फिर धीरे धीरे कैसे उसके अंदर चेंजेस आए, वो हम यहाँ पे जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं कि इंडियन लॉ के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है। सो कहा गया, दे आर मेनी इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्सप्रेशन सोर्स ऑफ लॉ एंड दे आर वेरियस स्कूल्स एंड थ्योरी अबाउट द कंसेप्ट। तो यहाँ पे भी कहने वाले कम नहीं है, क्योंकि जब आप इंडियन सोर्स की बात कर रहे हैं तो जैसे आपने ऊपर देखा था, बाहर की कंट्री के लोग बोल रहे थे कि उनके कंट्री के लॉ कहाँ से आए, तो यहाँ पे भी इंडिया में भी ऑब्वियसली एक डिबेट तो रहेगी कि यहाँ पे कहाँ से लॉ आए हैं। तो खैर जो लॉ हैं उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ और एक है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ। तो जो लॉ का सोर्सेज हैं कि कहाँ से आए हैं, एक है प्राइमरी सोर्स, जहाँ पे मेजॉरिटी लॉ यहीं से लिए गए हैं, प्राइमरी सोर्स से। जो कुछ लॉज हैं, कुछ पोर्शन ऑफ लॉ है, उसको सेकेंडरी से लिया गया है, यानी ऐसी चीज़ें जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट येस कंसिडर करी गई हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉ, कि भाई लॉ कहाँ से आया है, कैसे है। सबसे ज़्यादा देखा गया है प्राइमरी सोर्स के अंदर, जो चीज़ें हैं जो अभी हम नीचे देखेंगे उनमें से लिया गया है, और कुछ पोर्शन जो है सेकेंडरी से। मेरी बात ज़्यादा आपको समझ में आएगी जब हम प्राइमरी के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी मतलब वो चीज़ें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो लॉ का लिया गया। तो सबसे पहले है कस्टम। कस्टम हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोल्डिंग द एंशिएंट हिंदू लॉ। Most of the law given by Smiths and commentaries had their origin in the custom। मैंने कुछ देर पहले आपसे कस्टम के बारे में बात करी। हिंदी में, इंग्लिश में तो खैर कस्टम लिखा ही है, बट अगर हिंदी की बात करें तो कस्टम कोई ऐसी चीज़ है जो चलती चली आ रही है। मतलब जैसे आप देखिए वही है, आप हो सकता है साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है, मैं नॉर्थ में हूँ क्योंकि, तो वहाँ पे अलग कस्टम चल सकते हैं, और जो मैं बात कहूँ हो सकता है वो आपने वहाँ पे सुनी ही ना हो, क्योंकि वहाँ की हर जगह, इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एज यू नो एंड वेरी डाइवर्सिफाइड कंट्री, तो हर जगह अलग अलग चीज़ें चलती हैं। तो जैसे इवन ये भी कहा जाता है, जैसे कांच का ग्लास है ना, तो कांच का ग्लास अगर टूट गया किसी से तो माना जाता है इट इज़ नॉट दैट गुड, मतलब कुछ ऐसा है, अच्छा नहीं है ये। इसका लॉजिक क्या है? अगर आप किसी से पूछेंगे सो आई डोंट थिंक सो कोई लॉजिक इसका बताएगा, बस ये बनी हुई है चीज़ तो बनी हुई है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो चलती चली आ रही है, जो फोर फादर्स थे उनके समय में चलती चली आ रही है और फिर चलती ही जा रही है। मैंने कुछ ही देर पहले इसी क्लास के अंदर एग्जाम्पल दिया कि कैसे बिल्ली रास्ता काट जाती है, तो ये माना जाता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई है, अब यहाँ से मुझे नहीं जाना चाहिए, जबकि
जब जो दूसरा उसका पर्सपेक्टिव है वो ये है कि बिल्ली भी तो कहीं चलेगी ना, सड़क पे ही तो चलेगी, उसके लिए कोई हवा में या कोई और टनल तो बनाया नहीं गया उनके लिए चलने के लिए, तो जैसे हम लोग चल रहे हैं वैसे वो भी चलेंगे, जैसे बाकी एनिमल्स हैं वैसे वो भी है कि नहीं। तो आई थिंक कस्टम वो चीज़ें हैं जो चलती चली आ रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टम गलत हो, बट ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टम सही हो। अब प्राइमरी सोर्स के अंदर सबसे पहला पार्ट था कस्टम। कस्टम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कस्टम विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम हैविंग सैंक्शन। अब देखिए आपको एक और कस्टम का एग्जांपल देना चाहता हूँ, आपने शायद पढ़ा भी होगा, एक कस्टम पहले चला करता था दैट वाज कॉल्ड एज सती। क्या होता था सती की, ऑब्वियसली इफ couple gets married, men and a women gets married, and unfortunately जो men है the male members उनकी डेथ हो जाती है, तो जो फीमेल थी बेसिकली उनको सती के जो कस्टम है उसके हिसाब से अगर बात कहूँ तो जो विडो होती थी उनको भी अपने आप को जलाना होता था। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि ये भी लॉ हो सकता है, मतलब बहुत बुरी बात है। और आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, शायद अंधविश्वास है या अनकॉन्शियसनेस है कि अगर कोई किसी की डेथ हो गई दैट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हस्बैंड की डेथ हो गई, तो वाइफ को अब आज की देखिए 21st सेंचुरी में हम ये शायद अब नहीं कह सकते, एक मेंटालिटी जो थी पहले की जो मेंस हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, विमेन को थोड़ा इंफीरियर जगह मिलती है, अब शायद ऐसा नहीं है क्योंकि वो भी उतनी ही पावरफुल हो रही हैं, जो कि अच्छी बात है। बट अभी भी लार्जर सेक्शन जो है जो अलग अलग जगहों पे रहता है जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है वहाँ पे शायद ऐसा ही चलता है। तो सती भी एक कस्टम था, अब ये नहीं है, दिस इज़ एन ऑफेंस कि अगर बेसिकली आप ऐसे कहते हैं कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो सती का जो प्रैक्टिस थी दैट सेज कि वाइफ को भी जलाया जाएगा, जिंदा अलाइव जो था उन्हें जलाया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज सती। अब ये कस्टम को आप समझते हैं कि ये क्या सही कस्टम था, ये चलना चाहिए था? द आंसर इज नो। सो इसीलिए कस्टम विदाउट सैंक्शन, कस्टम हैविंग सैंक्शन। विदाउट सैंक्शन वो कस्टम है जिनका कोई सिर पैर नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो चल रहे हैं तो चल रहे हैं। पर कोई होता है जो समाज में आवाज़ उठाता है और चीज़ों को बदलाव या बदलने की कोशिश करता है, और हम सभी के अंदर ये स्पिरिट होनी चाहिए। हम सभी को पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है जहाँ गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। Custom without sanction are those custom which are non-obligatory and observed due to the pressure of the public opinion। तो क्या लिखा है? pressure of public opinion। सच्चाई और झूठ और गलत कुछ है नहीं, ये तो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हमें समाज में रहना है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो शर्मा जी, वर्मा जी, शुक्ला जी और XYZ लोग क्या कहेंगे। अब आपका भी अगर कोई ऐसी कास्ट है तो मैं आपके बारे में नहीं कह रहा, बट मैं जनरली कह रहा हूँ कि वो लोग क्या सोचेंगे, इसलिए हमें ये प्रेशर में फॉलो करने पड़ते हैं। इसको कहते हैं विदाउट सैंक्शन। तो भले कस्टम सही है गलत है, बस हमें फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो समाज में बदनामी होगी। तो इस तरीके की कस्टम है विदाउट सैंक्शन। इसको भी दो पार्ट्स में देखो, पहले का जो लॉ का सोर्स थे उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी का पहला था कस्टम। कस्टम के अंदर दो पार्ट्स बने, क्या क्या बना? कस्टम विदाउट सैंक्शन, हैविंग सैंक्शन। कस्टम विदाउट सैंक्शन जो अभी हम पढ़ रहे थे, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लीगल कस्टम एंड कन्वेंशनल कस्टम। तो कहते हैं लीगल कस्टम, दीज कस्टम ऑपरेट एज अ बाइंडिंग रूल ऑफ लॉ, दे हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट एंड देयरफॉर दे बिकम द पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ लैंड। लीगल कस्टम वो कस्टम है जो सच में वैलिड हैं, यानी वो कस्टम जो कहीं ना कहीं लॉ बन चुके हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सही है वो कस्टम के तौर पे अपने आप को लॉ बना सकती है। जैसे कि कोई ऐसी चीज़ जो चलती चली आ रही है समाज में, बहुत समय हो चुका है उस चीज़ को और ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ के ऊपर लॉ होना चाहिए, तो उसको हम लीगल कस्टम का नाम दे सकते हैं। और लीगल कस्टम भी अब दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लोकल है, एक जनरल कस्टम है। लोकल कस्टम वो है जो सिर्फ आपके शहर में चलता है, जनरल कस्टम वो है जो ऑल ओवर इंडिया में चलता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ एक एरिया में चलती है, छोटे एरिया में, लोकल कस्टम है। कोई ऐसी चीज़ जो ऑल ओवर इंडिया ऑपरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज जनरल कस्टम। So local custom is a custom which prevails, जैसे कि मैंने कहा, in some locality and constitute a source of law for that place only, but there are certain sectors, community